अगर आप जीत भी नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी-जल्दी हारें। आप अपनी हार का कोटा खत्म कर लें और इम्प्रूवमेंट के उस पे जिससे आपके जीत का जो पार्ट है वो जल्दी शुरू हो जाए। जैसे मेरा एक एज के बाद शुरू हो रहा है। हो सकता है मैं इसे और बेटर कर पाता तो कॉलेज टाइम से लेकर ये प्रिपरेशन के बीच के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं जो आपको फील होता है कि यार ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हैं? तो कॉन्स्टेंटली लोग पूछते थे कि यार इतने दिनों से बाहर है, तो 8-9 साल ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? घर वालों को जो उन्हें आंसर करना पड़ता था, वो मुझे थोड़ा-सा अपने लिए चैलेंजिंग लगता था। हर कोई चाहता है कि मेरी रैंक अच्छी आए। आपके ओपिनियन से मतलब ऐसे क्या लगता है कि जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते और वो बहुत डिजर्विंग होते हैं, तो रीज़न क्या होता है? मैं आपको मतलब एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ कैसे। यूपीएससी के क्राउड में एक चंक ऐसा है जो जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहा है और एक चंक ऐसा है मम्मी तो जैसे हुआ एकदम से तो बहुत खुश थी तो पहले तो थोड़ा सा रोने जैसा हो जाता है पर वो कंट्रोल करके उन्होंने फ़ोन वोन मिलाने लग गए सबको कि हो गया। तो मैं पापा को फ़ोन किया, मैं कहा पापा ऐसा पास हो गए। तो पापा कहते हैं हाँ ठीक है, चलो मैं अभी सो रहा हूँ तुमको उठ के फ़ोन करता हूँ। ऐसे स्टंट। मैं कहा पापा ऐसे इतना नॉर्मली कौन रिएक्ट करता है ऐसी चीज़ पे। पैशन वाली बात, कोई भी ऐसा काम जिसको करते वक्त आपको समय का पता नहीं चलता है, वो ही आपकी इंटरनल कॉलिंग है। ऐसी क्या चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल गलत है? कि हम बहुत ही किताबी कीड़े होते हैं, कि वी आर वेरी गीक होते हैं हम लोग, ऐसा लोगों को लगता है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जज़्बात बाय आकाश में। देखिए, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम सभी पॉडकास्ट में, अपने सभी एपिसोड्स में कुछ ऐसा आपको दिखाए, सिखाए, समझाए और ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आए कि आप उनसे इंस्पायर हो। लेकिन आज की जो पर्सनैलिटी है, उनसे मैं भी इंस्पायर हूँ क्योंकि मैं उनके साथ समय बिताया है और उन्होंने अपनी लाइफ़ में वो सब अचीव किया है क्योंकि ज़िंदगी में 2 तरह की अचीवमेंट होती है। एक वो जो खुद के लिए होती है और दूसरी वो जो समाज, देश के लिए होती है। इन्होंने वो करके दिखाया है जिसके लिए सिर्फ मैं ये खुद प्राउड या इनकी फैमिली प्राउड नहीं करती, पूरा समाज और पूरा देश प्राउड करेगा। तो मिलवाते हैं आपको हमारी पर्सनैलिटी से, द वन एंड ओनली अर्पित भाई, कैसे हो आप? आकाश भाई बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा है। यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 421 लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये खुशी पाकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत दिनों तक तो यकीन नहीं हुआ। 1 महीना बीत गया, मतलब अब तो बीतने ही वाला है। तो यकीन नहीं होता शुरू में तो, फिर धीरे-धीरे यकीन होने लगता है और फिर धीरे-धीरे अब जो समय है, उसमें अब एक वॉइड फ़ील होता है कि अब कुछ काम ही नहीं है करने को, क्योंकि एक मेन काम था पढ़ाई करने का। तो अब वो काम नहीं है तो थोड़ा-सा उससे कोप अप कर रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे वो खुशी मेंटेन रहे, अचीवमेंट्स वाली। जी, इस एपिसोड में मेरा जो मेन मोटिव है, वो ये है कि देखिए, हम कुछ भी लाइफ में करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ हमारे लिए वो अच्छा हुआ है। लेकिन जब हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें लोग देख रहे होते हैं और उनकी लाइफ़ भी बदल जाती है। अगर सपोज़ मैं कुछ गलत काम करूँगा तो मेरे पीछे जो भी मुझे देख रहे होंगे वो बुरा करने लगेंगे, अच्छा करूँगा तो अच्छा करने लगेंगे। ये एग्ज़ाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, हम आपके साथ गाँव में गए थे, मैं खुद भी गया था। तो मैंने वहाँ देखा एक काफ़िला आपके पीछे चल रहा था, आपके मामा के गाँव का हो, आपके गाँव का हो, एक काफ़िला था। तो लोग वहाँ पर एक मैसेज था, एक पर्सन ने वहाँ पे बोला भी था कि ज़िंदगी में अगर कुछ हो ना हो, जब कोई ऐसी अचीवमेंट पाए, तो इस तरह का ये रैली वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, वो देखकर अपने बच्चों को आगे भेजेंगे कि ये सब करना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी देखना कि मैंने कहा यार ये कितना अच्छा है, ये कितने सब चीज़ें हैं। तो लोग सफलता में सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता है करते हैं? आकाश भाई बड़ा मतलब ये ना कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। देखिए, पहले तो जो आपने कहा, वहाँ जाना बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था अपने आप में। मतलब जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ उतना और वो लोग मतलब ऐसे आए और मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो दिखाने के लिए हो रही थी वो चीज़। वो चीज़ हो रही थी, वो फ़ील कर रहे थे उस चीज़ को, पता चल जाता है। तो लोग सही में आपको अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, स्पेशली हमारे समाज में, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हुँ। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब नेगेटिवली परसीव करें। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं हमेशा जो शायद मतलब उतना खुश नहीं भी होते। हमेशा मतलब यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। पर जो दूसरे वाली जो मैंने बताई आपको जो क्लास है, उससे एक चीज़ और अच्छी होती है कि आपका एक कांस्टेंट मोटिवेशन बना रहता है कि आप और कुछ अच्छा करें, आप और कुछ अचीव करें। एक एक्सटर्नल फैक्टर है बट हाँ, ये भी होता है। ओके, तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले मुँह मीठा ज़रूर होना चाहिए और इन्होंने तो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ की है, तो जज़्बात बाय आकाश की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थोड़ा-सा मुँह मीठा कर लो आप। थैंक यू सो मच। जी।
तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अर्पित भाई, आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इस सब की तैयारी करनी चाहिए? कि मतलब आपका पैशन ये स्टार्टिंग से यही था कि मुझे यूपीएससी ही क्रैक करना है, या मन कुछ था लेकिन चाहत ये थी कुछ, कैसा ये बताइए? नहीं, नहीं, जब तक मैं कॉलेज पहुँचा, सच बताता हूँ एकदम आपको, बड़े मज़ेदार, मुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म ही नहीं पता थी। सुना था यूपीएससी, पर ये नहीं पता था कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉलेज पहुँचे, उससे पहले थोड़ा सुन लिया था, पर कॉलेज पहुँचने के बाद पहला ईयर गुज़रा, दूसरा ईयर गुज़रा, पढ़ाई में एवरेज थे, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हम एवरेज ही थे, बहुत अच्छे थे नहीं। तो उसके बाद जब हम आगे की तरफ थर्ड ईयर में अपने पहुँचे, तो लगा कि अब तैयारी करनी है, अब तैयारी करनी है। क्योंकि इंजीनियरिंग समझ नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा, नॉर्मल थे बहुत, मतलब इंजीनियरिंग में। तो लगा कि अरे नहीं, नहीं, हम तो यूपीएससी के छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। खुद को आदमी हमेशा कुछ ना डिल्यूज़न में रखता है ना कि कॉन्फिडेंट बना रहे अंदर से। तो अब शिफ्ट हुए, तो फिर वहाँ से थर्ड ईयर खत्म होते-होते थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया, पर फिर कोविड आ गया तो फिर रुक गया। फिर उसके बाद जब जैसे फाइनल ईयर खत्म होने वाला था, फिर प्रॉपर मतलब मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। उसके बाद फिर अटेम्प्ट्स लगे जो लगे, बाद देखिए, वैसे तो मैं आपका सारा स्ट्रगल जानता हूँ, पूरी जर्नी जानता हूँ, मैंने खुद देखा भी है, और मैं अर्पित भाई का किराएदार रहा हूँ, किराएदार से मैंने एक फैमिली का सफ़र तय किया है। पर फिर भी मैं आपसे ये सवाल इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में हमारी ऑडियंस जाने। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे कि आपकी जर्नी में मम्मी का योगदान कितना रहा? जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कि आप कभी भी किराएदार नहीं थे। हमें हमेशा ऐसा लगा कि आप घर के मेंबर ही हैं। मैं घर पे नहीं रहता था, तो मम्मी हमेशा कि हाँ, मतलब आकाश है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये। तो वैसा वाला मतलब बहुत ही पारिवारिक था वो रिलेशन, वैसा नहीं था। दूसरा मम्मी, मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स, मेरे पास एग्ज़ैक्ट शब्द नहीं है बताने के लिए कि मेरी मम्मी का योगदान मेरी प्रिपरेशन में कैसा रहा है और कितने तरीकों से रहा है। माय मदर इज़ लिटरल वंडर वुमन। मतलब मैं जब से उन्हें समझ आई मुझे इतनी, और मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ, जैसे वो चीज़ें हैंडल करती हैं, जो वो बोलती हैं, या किसको कितना क्या कहना है, क्या चीज़ें कितनी रोक देनी है। जैसे मैं अकेला लड़का हूँ, तो कभी भी मुझे हद से ज़्यादा प्यार नहीं मिला, कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। एकदम ऐसा रहा कि नहीं ठीक है, तुम्हें ये करना है, पढ़ना है। प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब मैं आपको सच बताऊँ, यूपीएससी से भी पहले जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कोटा में कर रहा था, तो मेरा एक बैड हेल्थ वाला फेज़ था। तो मुझे जब तक याद है, हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, और मैं और मेरी मम्मी 3 महीने तक उस कमरे में रहे। मतलब ऐसा कमरा था, उसमें मैं अकेले भी नहीं रह सकता था। वो 3 महीने सब कुछ छोड़ के अपना वहाँ आके मेरे साथ रहना। अभी भी जब मैं पिछली बार मेंस की दे रहा था, मेंस की तैयारी में भी लगभग 3 महीने आके वहाँ रहना उनका। मतलब मेरे लिए बूस्टर था, और हमेशा यही कहना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ करा देंगे, टैक्सी चलवा देंगे लोगों पे, मतलब कोई बिज़नेस चालू कर देना, ऐसे ही हमेशा। कि मैं पूछता था उनसे कि मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या करेंगे? तो हमेशा ये कहती थी कि अरे बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में, और तुम बड़े आदमी हो, कर ही लोगे कुछ ना कुछ। आपके तो मेन स्ट्रगल क्या रहे हैं? मतलब कॉलेज टाइम से लेकर ये प्रिपरेशन के बीच के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, जो आपको फ़ील होता है कि यार ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं, जो मैंने फ़ेस किया, चाहे वो लोगों की बात हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो खाना सही ना मिलना हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो ऐसे स्ट्रगल क्या रहे हैं? देखिए, जो एक्जिस्टेंशियल जितने भी इश्यूज़ थे, खाना, ट्रैवलिंग, ये सब, इन सब से बहुत जल्दी कोप अप मैं कर जाता हूँ, क्योंकि 11th क्लास के बाद से ही बाहर हैं, तो अब तो ऐसा घर जाने में ऐसा लगता है कि घर आ गए, वरना तो बाहर ही रहते हैं, ज़िंदगी बाहर ही कट रही है। तो वो इश्यू नहीं था। एक इश्यू मुझे जो लगा कॉन्स्टेंटली, वो ये था कि जैसे हमारे यहाँ उतना ज़्यादा इंजीनियरिंग या इन सब चीज़ों का भी कोई, आपको तो पता ही है, उतना ज़्यादा मतलब ना तो वो है कि चार्म नहीं है इतना। तो कॉन्स्टेंटली लोग पूछते थे कि यार इतने दिनों से बाहर है। कोचिंग के लिए बाहर चले गए थे, फिर 4 साल कॉलेज रहा, फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगे, तो 8-9 साल कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो हुँ। घरवालों को जो उन्हें आंसर करना पड़ता था, वो मुझे थोड़ा-सा अपने लिए चैलेंजिंग लगता था कि मेरी वजह से पेरेंट्स को कोई क्वेश्चन कर रहा है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी चैलेंजिंग लगती थी। और दूसरा, मुझे अपने अंदर एक बड़ा ना सेल्फ एनालिसिस वाली जो चीज़ होती है, वो बड़ी डीपली इंग्रेन्ड है मेरे अंदर। बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे लगता है कभी-कभी ना वो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस के चक्कर में कभी-कभी खुद ही को परेशान कर लेता हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी थी, ऐसे करते आउटकम ऐसे बेटर आ जाते। तो एक टाइम के बाद मैंने उसको थोड़ा रोक लगाई कि भाई इतना एनालिसिस ज़रूरी नहीं है, काम तो तुम करो पहले जिससे आउटकम आए। तो वो चीज़, ये दूसरे वाली चीज़ पे मेरा काम करना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए थ्रू आउट। देखिए, बहुत सारे तैयारी करते हैं बच्चे, हर कोई चाहता है कि मेरी रैंक अच्छी आए।
आपके ओपिनियन से मतलब ऐसे क्या लगता है कि जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते और वो बहुत डिज़र्विंग होते हैं, तो रीज़न क्या होता है? मतलब एक समय पे हार मान जाना, अच्छे से फ़ोकस ना रहना, क्योंकि तैयारी करना और तैयारी करते हुए दिखना, ये दोनों एक अलग-अलग बातें हैं। जी। तो आप इसमें आंसर कीजिए कि वो लोग जो नहीं कर पाते अचीव, तो क्यों नहीं कर पाते? देखिए 2 इसमें मैं बिल्कुल भी इसको जनरलाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है? मैं आपको मतलब एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ कैसे। यूपीएससी के क्राउड में एक चंक ऐसा है जो जेनुइनली प्रिपरेशन कर रहा है और एक चंक ऐसा है जो बस प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है? और हो सकता है अलग-अलग टाइम पे हों कि मतलब कोई कभी प्रिपरेशन ना कर रहा हो, फिर वो बाद में करना शुरू कर दे, वो एक अलग बात है। हुँ। लेकिन उसमें तो जो नहीं कर रहा है, उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ पाते हैं क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप देख रहे हो 1% से भी कम सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो वो है। लेकिन एक चंक है जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, जो पूरा अपना 100% एफर्ट दे रहा है और उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कई बार। तो उसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण नेचर ऑफ एग्ज़ाम है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कितनी भी मेहनत करें पर आपके अगर 2 भी जो आपने क्वेश्चन मार्क किए वो सही मार्क नहीं हुए, तो आप बाहर हो। या आपके इंटरव्यू में मार्क्स जैसे आप मेरी अगर पर्सनैलिटी परसीव करें या कोई थर्ड पर्सन अगर मेरी पर्सनैलिटी परसीव करे तो दोनों अलग-अलग कर सकते हैं। वो अलग-अलग मार्क्स दे सकता है। तो अब जब अलग-अलग मार्क्स आएँगे सिलेक्शन होना ना होना अलग-अलग हो जाता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मतलब 2 अलग-अलग चंक हैं, इनका अलग-अलग तरीके से वर्कआउट करता है। जी, अगर यूपीएससी आपसे आपका कोई रिश्ता होता, हुँ। तो क्या रिश्ता होता? दोस्ती का, दुश्मनी का, कैसा क्या रिश्ता होता? अ, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। यूपीएससी के साथ एक ऐसा पार्टनर जिसे मैंने बहुत लंबे टाइम तक चेज़ किया और फाइनली मिल गया। अ, मतलब इट वाज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन फाइनली शी सेड येस। कब मिलता है ऐसा जब आप सच्चे दिल से प्यार करो, सच्चे दिल से चाहत करो, भगवान पर भरोसा रखो? हुँ। क्या एक ऐसा वो है जो आप चाहते हैं कि सबको पता चले कि प्रिपरेशन के साथ-साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है, तब आपकी किस्मत काम करती है? देखिए पहले तो सबसे पहली बात तो है एफर्ट्स, जो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि आपके एफर्ट्स अगर 90 टू 95% ऑनेस्ट हैं, आप दे रहे हो उनको, तो रिज़ल्ट्स आएँगे। दूसरा हमेशा यूपीएससी में लक फैक्टर वर्क करता है। लेकिन लक फैक्टर में ये है, जैसे मुझे लगता है कि मैं भगवान में बहुत मानता हूँ। ना आपको पता ही है हम कैचे धाम जाते रहते हैं। तो मतलब वो जो कनेक्शन है, वो आपको कांस्टेंट स्ट्रेंथ देता है। तो मेरे केस में वो है। तो मुझे लगता है आप एक ऐसी चीज़ ज़रूर ढूँढ लें, जो आपको कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रेंथ तो देती ही रहे। वो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए भगवान है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, कोई मान्यता हो सकती है। लेकिन वो आपको इंटरनल स्ट्रेंथ ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि एफर्ट्स को कोई भी चीज़ आउट पावर नहीं कर सकती। इसमें एक बड़ा अच्छा मुझे रश्मि रत्ती का वो है कि मतलब कुछ लाइन्स ही हैं कि कहा कर्णे व्यथा भाग्य से आप डरे जाते हैं और जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं और विधि ने भाग्य में क्या लिखा था ये अधिक जानता हूँ मैं, पर बाहों को भाग्य से अधिक बली मानता हूँ मैं। कि आपकी बाहों में आपके भाग्य से ज़्यादा दम है। दम है। अगर आप आपके एफर्ट्स बेटर हैं, तो भाग्य एक दिन बदल जाता है और सच में बदल जाता है। आप कवि भी बहुत अच्छे हैं अर्पित भाई। तो कैसे बैलेंस करते थे आप प्रिपरेशन के समय में? क्योंकि अपने खुद का एक वो मन आपका कवि वाला है। वो आपने बहुत सारी कविताएँ मुझे सुनाई भी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा आपके लिए क्योंकि कविता लिखने का मन होता होगा, सुनने का मन होता होगा पर प्रिपरेशन भी आपने करनी है। कैसे बैलेंस करते हैं? ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं पर वो पैशन गलत समझ रहे हैं अपना। सिंगिंग पैशन, एक्टिंग पैशन और शायरी, राइटिंग पैशन, उस पैशन के चक्कर में वो कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो लाइफ में कुछ तैयारी भी नहीं करते। तो लेकिन आपने दोनों चीज़ें बैलेंस की। सोचो अगर आज अर्पित जी एक अच्छे कवि ही होते, तो फिर हमें ऑल इंडिया रैंक 421 कैसे मिलता? तो ये कैसे बैलेंस किया? मैं आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर पीछे से देना शुरू करता हूँ। अगर अर्पित जी बहुत अच्छे कवि होते, तो मुझे लगता है उनका रैंक 4 टू 1 होना उतना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि रैंक 4 टू 1 बहुत आ जाएँगे, अच्छे कवि बहुत कम आते हैं। क्या बात है! ठीक है? दूसरी बात, जो आप पूछ रहे हैं पैशन वाली बात, इसका बड़ा मानव कौल जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था, मुझे अब तक याद है, तो मैं उसी को रिपीट करूँगा यहाँ पे, कि कोई भी ऐसा काम जिसको करते वक़्त आपको समय का पता नहीं चलता है, वो ही आपकी इंटरनल कॉलिंग है। एक इकलौता मापदंड है तुम्हारे इच्छा का कि तुम कहते हैं ना कि हमारा पैशन क्या है, इनर कॉलिंग क्या है? ये इकलौता मापदंड है अगर आपको कोई भी ऐसा काम है, जिसमें आपको लगता है आप चाहे अभी मास्टर ना भी हों, आपको मास्टरी नहीं भी है, नॉर्मल है, मास्टरी समय लेती है मास्टरी।
लेकिन आपका वो जो पैशन है कि आप उसमें एफर्ट्स लगातार डाल रहे हो, आप डाल सकते हो, आप थकते नहीं हो, आपका मन नहीं भरता है, तो आपकी इंटरनल कॉलिंग है। तो आपको अगर ऐसी कोई इंटरनल कॉलिंग है, तो आप बिल्कुल उसमें जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम पे तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, कल को कोई और क्रिएटर आके बोलेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो आपको एक सोशल प्रेस्टीज दे पाए। पर आप गुर्जर समाज से आते हैं जी। और हमारे समाज में, गुर्जर समाज में क्या सभी समाज में एक प्रेशर होता है, आपके ऊपर भी होगा कि ये बनना है। और नहीं बनते तो वो प्रेशर कैसे फेस करते हैं आप? अगर नहीं बनते तो? क्या कभी आपने सोचा है, आप अगर ऑल इंडिया रैंक नहीं ला पाते ये 4 टू 1 तो वो प्रेशर कैसे फेस करते? ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ला नहीं पाए। तो ये उनके काम आ जाएगा कि उस प्रेशर को भी फेस करना है। लाइफ में कभी हार तो माननी ही नहीं है। तो उस पर कुछ बताइए? बड़ा ख़्याल आता है ये, मतलब ख़ासकर जब रिज़ल्ट्स पास आने लगते हैं, तब ये विचार बहुत ज़्यादा आता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? कैसे होगा? कौन मम्मी से क्या पूछेगा? पापा से क्या पूछेगा? वो लोग क्या बोलेंगे? तो इसका मैंने बहुत एक सिंपल चीज़ सोची थी कि एक तो देखिए, आप हमेशा ये चीज़ मान के चलिए और अपने बाँध लीजिए गाँठ कि जिन लोगों ने आप पे इन्वेस्ट किया है, आप केवल उन्हीं को आंसरेबल हैं। जो लोग आपकी समस्याओं में बहुत ज़्यादा साथ थे, उन्हें ही सवाल पूछने का हक है। मतलब थोड़ा सुनने में वैसा लगता है, लेकिन ये आपका जीवन बहुत सरल कर देता है। दूसरा, जितने भी लोग हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, वो समझेंगे कि किस चीज़ की कठिनाई कितनी है और क्या चीज़ कितना समय माँगती है। आज आपका दिन नहीं था, कल आपका दिन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं इस एग्ज़ाम में ही आए, किसी और चीज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को इस चक्रव्यूह में फँसा के रखेंगे कि क्या होगा, कौन क्या कहेगा, तो बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए, मैंने एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था कि एन एवरेज पर्सन डज़न्ट ट्राई हार्ड, सो इफ यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, यू कैन नॉट बी एन एवरेज पर्सन। हुँ। कि एक औसतन आदमी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आप औसतन नहीं हो सकते। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। जी। अगर आप यही कर ले रहे हैं ना, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया हो जाता है जीवन में सबके, कुछ ना आपने कुछ। लास्ट इंटरव्यू में एक बात बोली थी, मैं देख रहा था, तो उसमें आपने बताया था ये वैसे मनोज जी की लाइन है, मनोज वाजपेयी की, कि अगर ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं बना है तो उसको बेवकूफ़ मत समझना, जी। कि कुछ को मंज़िल मिल गई, घर के बाहर और चलते किसी को ज़िंदगी भर नहीं मिली है। सफ़र में रहे, ज़िंदगी और सफ़र में रहे। जी। हमारे सोसाइटी में क्या होता है जैसे मैं इस फ़ील्ड से नहीं हूँ मतलब मुझे ना यूपीएससी के बारे में ये जितने भी एग्ज़ाम्स है ये सब के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है तो सवाल भी नहीं है। लेकिन ओपिनियन सबके होते हैं। जज हम बड़ी जल्दी करते हैं मतलब अरे तो क्या हो गया कल की है मेहनत तो आ गया सिलेक्शन और बहुत सारे आप हर किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं मैंने खुद देखा है जो आपके बारे में तारीफ़ करते हैं कि नहीं भई बच्चे ने मेहनत की है, उनमें वो कैपेबिलिटी थी, डिज़र्विंग थे। कुछ अलग-अलग तरह की बातें बनाते हैं जिनके ना सर है ना पैर है। कि उनमें ये कमी थी, उनमें वो कमी थी, ये तो हो ही जाता है, इसमें बड़ी बात क्या है? और वो अपने रिश्तेदारों के अलग-अलग नाम ले आते हैं हुँ, हुँ। कि कितनी रैंक लाए हैं, 421 अरे! हमारा रिश्तेदार तो वहाँ से वहाँ वो इतनी इससे भी अच्छी रैंक लेके आया था। तो इस तरह की हमारी सोसाइटी है। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसी क्या चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो आपको लगता है बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत। हुँ, कि हम बहुत ही किताबी कीड़े होते हैं, कि वी आर वेरी गीक होते हैं हम लोग, ऐसा लोगों को लगता है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छे क्राउड की है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के हैं, उनसे आप मिलेंगे, आप देखेंगे कि उनसे डाइवर्स कोई होता ही नहीं है। उनको इतनी ज़्यादा हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, नॉलेज से भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी, ये भी जानना है, वो भी जानना है। तो वो मतलब इतना एंटरटेनिंग क्राउड है, वो बोरिंग नहीं है, वो बहुत एंटरटेनिंग है। इट्स जस्ट उन्हें को थोड़ा ज़्यादा पता है। और देखिए, जब थोड़ा नया-नया ज्ञान आता है ना, तो घमंड आता है। जैसे मेरी मम्मी ने ही मुझे एक बार टोका था इस बात को लेके कि जब नई-नई प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो खासकर यूपीएससी वालों के साथ ये होता है, वो हर इंसान से बहसने लगता है। क्योंकि उनको थोड़ा-सा पता चल गया है चीज़ों के बारे में, और सामने वाला आदमी अगर तर्कहीन बातें करता है, तो उनको फिर बड़ा ऐसा लगता है कि अरे! ये तो क्या ही कह दिया वाली बात। तो ये वाली चीज़ रहती है। जो मैं आपको वर्सेटाइल क्राउड वाली बात बता रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड है गोपाल, हमसे छोटा है, जूनियर है। उस इंसान ने गाने सुन-सुन के इतनी सारी लैंग्वेजेज़ सीख ली हैं, मतलब आप जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं, उसको सारी समझ में आती हैं। क्या बात जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब वो लिरिक्स पढ़ता है गानों के बैठ के और फिर उससे मीनिंग समझता है उनके कि ये वर्ड क्या होता है। तेलुगु गाने, तमिल गाने, तो मतलब क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब पॉइंट ये जिसको सीखना है और कुछ करना है तो कहीं न कहीं से रास्ते बदल के कैसे न कैसे सीख लेगा। जी, बिल्कुल। देखो मैंने आपके अंदर क्या बात नोटिस की है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आंटी जी के साथ और आपके मामा हैं कौशी जी उनके साथ और मेरे साथ जो मैंने देखी है, आप चाहते हो कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे आस-पास है, वो सब परफेक्ट बने। हुँ।
चाहे उसमें आपने हैप्पी को सिखाया हो। अगर हम कोई गलती करते हैं, मैं भी कोई लगभग मेरे वर्ड्स में बहुत गलतियाँ होती है ना? तो उसमें आप हमेशा बताते, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ये ऐसे होता है। आपने वो सबको बताया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या आप उनको नीचा दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये सब ग्रो करे। इनको पता होना चाहिए। अगर मुझे कुछ ज़्यादा पता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वालों को भी पता रहे। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को गलत वे में लेते हैं कि यार ये मतलब ये क्या दिखाना चाहता है कि मतलब मुझे ये नहीं पता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एटीट्यूड तो अपना कभी नहीं बदलना। आप जिसको जो सिखा सकते हो, जिसकी जो गलती है वो बतानी है आपने, क्योंकि ये घमंड नहीं है। ये आप चाहते हैं कि सोसाइटी सब ग्रो करे, जिनको नहीं पता वो भी करे। आकाश भाई मतलब आपका ऑब्जर्वेशन शायद ठीक हो, पर मैं अपना थोड़ा-सा इस पे वर्क कर रहा हूँ कि वही चीज़ बतानी है, मतलब जो भी मुझे लगता है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है जैसा भी, उसी को बताने का एक तरीका होता है। मेरा पहले तरीका थोड़ा रफ़ था, मैं मज़ाक में कह देता था। अब मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा-सा हम्बली अगर मैं प्रेज़ेंट करूँ तो अगला आदमी उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाता है। तो वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, मैं उस पे वर्क कर रहा हूँ, देखते हैं। जी, श्योर। जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जिन्होंने की होगी या जिनका नहीं हुआ है, तो प्रिपरेशन के समय पे ना हमें अलग-अलग तरह की एडवाइस मिलती है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, वैसे करोगे तो वैसे होगा, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। ऐसी क्या अजीब एडवाइस थी आपको जो प्रिपरेशन के समय मिली हो, जिसने काम भी किया? बड़ा मज़ेदार किस्सा है इसका एक, मैं आपको बताता हूँ। इस बार के इंटरव्यू से पहले हुँ। मैं यहाँ शेयर इंडिया फाउंडेशन में रहता था। मतलब उन्होंने ही हमको पूरा हॉस्टल रहना-वहना सब आपको पता ही है, पूरा प्रोवाइड किया हुआ था, तो वहीं रहते। तो हम हेमंत झा सर हैं हमारे, तो वो मतलब इंटरव्यू से पहले सबको एक बार उन्होंने बुलाया और ब्रीफ किया कि मतलब आप ये कीजिए 1-2 दिन पहले। तो जब जाते-जाते उन्होंने मैं उनके पास उठ के जाने लगा, उन्होंने बोला बैठो यहाँ पे, तो मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जब अंदर जाना, तो जाने से पहले ये सोच लेना कि इस साल तो नहीं होगा। इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले ये सोच लेना कि इस बार तो नहीं होगा, अगले साल देखेंगे। हुँ। मैंने कहा क्यों? कहते बस तुम कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं गया, तो मैंने यही सोच लिया। तो जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया, मैं जाते से ही अंदर गुड मॉर्निंग में गुड आफ्टरनून कह दिया था। तो वो इतना बड़ा शॉक था ना, लेकिन मैं सोच के गया था कि इस साल तो हो ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या ही हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो फिर जब उन्होंने बैठने को बोला, मैं बैठ गया। तो मतलब वैसे रिलैक्स कर दिया उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा। तो वैसी सी एडवाइस थी कि सुनने में तो मतलब नहीं लगती थी, लेकिन इट वर्क्ड फॉर मी। हाँ, कि आप रिलैक्स थे तो आपने सब चीज़ आप रियल थे। हाँ, जब आप रिलैक्स होते हो तो आप रियल। रियल हो जाते हो। जी। थोड़ा-सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, मतलब मम्मी के बारे में आपने बताया, पापा के बारे में बताओ। थोड़ा फैमिली में आपका एटमॉस्फेयर कैसा रहा? मुझे सब पता है, मतलब मैं चाहता हूँ आप सब भी जानो, तो थोड़ा-सा प्लीज़ बताओ? जी, मतलब जो एडजेसेंट एकदम फैमिली है, मदर, फादर और मैं ही हैं। मतलब हम साथ ही रहते हैं, हमारे गाँव में फैमिली आपको पता ही है। तो गाँव में मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वहीं पे रहते हैं, उनकी फैमिली पूरा मतलब फैमिली के साथ वहीं पे रहते हैं। मम्मी के बारे में मैंने आपको बताया ही। पापा पापा इज़ अ डिफरेंट पर्सन, मतलब ऐसा इंसान मुझे सही में मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उनका कभी 1% भी हो जाऊँ जीवन में। जिस प्रकार से उनका जो डेडिकेशन है चीज़ों को लेके, आप उनको छोटा-सा काम दे दें। मैं मतलब मुझे अभी तक ध्यान है, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा मामा का लड़का है, हमारे यहाँ रहता है कृष्णा, आपको हुँ, पता है कृष्णा? हुँ, तो वो कुछ चार्ट बना रहा था, तो उसने पापा को बोला कि चार्ट बना, कि मुझसे चार्ट नहीं बना, तो उसका बैठ के चार्ट बनाने लग गया। तो पूरा चार्ट बना के दे दिया उसको। हुँ। मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्क, जो भी काम है, उनका जो डेडिकेशन है उसके प्रति, और कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना उस चीज़ से। ये सब। ये चीज़ पूरी होगी तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, हम सब करते हैं, मैं तो बहुत करता हूँ। वो बिल्कुल नहीं करते। तो मैं कॉन्स्टेंटली सोचता हूँ कि यार ये इंसान मतलब मेरे पापा हैं, उस चीज़ को अगर हटा भी दूँ, तो एज़ अ पर्सन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, हुँ। तो आपने पापा और मम्मी का रिएक्शन कैसा था? पापा और मम्मी का पापा मम्मी तो जैसे हुआ एकदम से तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो पहले तो थोड़ा-सा रोने जैसा हो जाता है, पर वो कंट्रोल करके उन्होंने फ़ोन-वोन मिलाने लग गए सबको कि हो गया, हो गया, हो गया। सबके उधर से आने लग गए। तो उतने में फिर और भी लोग आ गए घर में, तो मुझे कुछ ऐसा 15 मिनट का लैग हो गया। शायद मम्मी ने पापा को फ़ोन कर दिया था कि हो गया है। तो अब मुझे लगा कि मैं पापा से बात कर लेता हूँ। तो मैं पापा को फ़ोन किया, मैं कहा, "पापा ऐसा-ऐसा पास हो गए।" तो पापा कहते हैं, "हाँ, ठीक है, चलो मैं अभी सो रहा हूँ, तुमको उठ के फ़ोन करता हूँ।" ऐसे स्टन्ड। मैं कहा, "पापा ऐसे इतना नॉर्मली कौन रिएक्ट करता है ऐसी चीज़ पे?" तो फिर मेरे को थोड़ा-थोड़ा बाद में समझ में आता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फादर्स। मैंने पूछा भी था, मैंने जी। कहा अंकल जी आप एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हो? मतलब आप क्यों नहीं करते हो? हुँ। कहते पापा ऐसे ही होते हैं, हाँ, कि पापा ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। जी। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब कितना एक्सप्रेसिव होना चाहिए? मतलब जो आप मतलब एक बोल सकते हैं, ये जी। आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? नहीं, मैं तो पापा से भी बोलता हूँ ये बात। देखिए, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो फादर की, ब्रदर की, ये पूरी मेल कम्युनिटी की समस्या है
कि हम जो महसूस करते हैं, जो ग्रेविटी है, जो डेप्थ है उस थॉट की, हम कभी भी अच्छे से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके प्रति। लेकिन हम इसे नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए पापा बहुत खुश हुए होते, तो मुझे बहुत खुशी होती कि यार मैं कुछ कर पाया, जिससे मैं देख पा रहा हूँ कि पापा खुश हैं। अब मुझे यही लगता रहता है कि मैं और क्या कर दूँ, कि पापा खुश हो जाएँ। मतलब मुझे दिखे वो खुशी। बहुत खुश है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे सामने नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन जानता हूँ। काम करना चाहिए, मतलब बाकी मैं जो भी, कि अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है अच्छा, बहुत, और आप चाहे, चलिए पापा ने जो है बड़ी मतलब खुशी थी एक बहुत, उन्होंने नॉर्मलाइज़ कर दी, ठीक भी है, थोड़ा ज़मीन पे भी रहना ज़रूरी है, ज़्यादा उड़ना भी ठीक नहीं होता। लेकिन जो बच्चे की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, कि वो एक छोटा-सा मेडल ले आया है स्कूल में से, छोटा-सा कप ले आया है, उस पे आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, और बच्चे का दिमाग मोटिवेशन ही समझता है, वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक नहीं समझता, हुँ। तो यही है। आज आप जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और जब आपका सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पर भी रुड़की हब हो और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे रुड़की में, वहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ थे, बहुत अच्छी कमेंट्स थी, कोई नेगेटिव नहीं, सब पॉज़िटिव कमेंट थी। सब आपको सुन रहे थे, सब आपको देख रहे थे और अभी भी ये चल रहा है। तो आप उनको ये बताना चाहेंगे कि जब लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई जो बाकी सब ना करें? मतलब थोड़ा टेक्निकली इसका आंसर है। देखिए मेरे मेंस में मार्क्स बहुत एवरेज थे। मतलब आई क्रॉस्ड द मार्जिन, मतलब कट ऑफ पार हो गया था, बट इसमें होता है कि 30 टू 40 मार्क्स जो होते हैं, तुम्हारे कट ऑफ से एक्स्ट्रा होने चाहिए। मेरे नहीं थे, मेरे कम थे। तो आपका जो मेंस का पेपर है, आप मेंस के पेपर में इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू पे डिपेंड ना होना पड़े, कि आपके इंटरव्यू में ही बहुत अच्छे नंबर आएँगे तो आप पास होगे। आप मेंस में ही इतनी मेहनत करके चलें, क्योंकि मेंस है लगभग मान के चलिए 1750 नंबर का, और इंटरव्यू 275 नंबर का है। तो अगर आप 1750 में से ही इतने अच्छे मार्क्स ले आए कि आपके इंटरव्यू में अगर नॉर्मल मार्क्स भी आए तो आप पास हो रहे हो, तो इट्स डन। तो आप कॉन्स्टेंटली वर्क कीजिए अपने मेंस पे, और थ्रू आउट कीजिए। ऐसा ना हो कि 2 सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन 1 सब्जेक्ट आपका बिगड़ गया। क्योंकि अगर एवरेज मार्क्स भी आप ले आएँगे सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप सेल थ्रू कर जाएँगे। उस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी सफलताएँ होती है, कुछ सफलता ऐसी होती है कि वो पाते आप हो, खुश सब हो जाते हैं। यूपीएससी क्लियर करना सब खुश थे। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया, ऐसी कोई अचीवमेंट आई है, जो पाकर ना तो कोई रिज़ल्ट था, ना कोई ऐसा वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन आप बड़े खुश हुए उसे पाकर? ऐसी कोई चीज़ हुई आपकी लाइफ़ में? अभी कुछ समय पहले ही जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 छक्के मारे थे। आप क्रिकेट लवर है। हाँ, हाँ, क्रिकेट लवर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा मैचेस देखता हूँ, बट विराट कोहली इज़ विराट कोहली। तो अभी तो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। आईपीएल दोबारा चल गया तो क्या इस बार आरसीबी जीत पाएगी? ये तो आरसीबी को भी नहीं पता है, पर हम सब चाहते हैं, हम इतने दिनों से सोच रहे हैं जीत जाए। तो वो जो 2 सिक्सेस थे ना, जो मारे थे क्या क्या ऐसी छोटी-छोटी खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए क्योंकि लोग उम्र से पहले बड़े हो गए हैं आजकल, तो वो इस तरह की खुशियाँ भूल गए हैं। मतलब वो ये जैसे आपने बताया ये बहुत मतलब विराट कोहली के छक्कों पे आप खुश हो रहे हो, आप देखो, तो ये ऐसा कुछ भूल चुके हैं, तो इस पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है कि इंसान की जो रियल खुशी है, वो छोटी चीज़ों में ही है। क्योंकि आप छोटी चीज़ों में इम्प्रॉम्प्टू खुश होते हो, आप उसी वक़्त खुश होते हो। आपका दिमाग उसमें एंगेज नहीं होता है। जबकि जो बड़ी खुशी होती है, आप उन्हें हमेशा प्लान कर रहे होते हो, कि ये चीज़ होगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो उस प्लानिंग में 1 डेढ़ साल निकल चुका है, आप अपने दिमाग में उस चीज़ को हज़ार बार जी चुके हो। तो वो बहुत ही स्क्रिप्टेड हैप्पीनेस है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। मतलब ऐसा मुझे लगता है। तो जो इंसान छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रहता है ना, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी ही हैप्पी होती है, मतलब वो खुश ही रहता है। तो वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करता है अपने और, तो उसकी छोटी खुशियाँ मिलके बहुत बड़ी खुशियाँ बन ही जाती हैं। तो आप बड़ी खुशियों का वेट ना करें, आप जो भी मोमेंट लाइफ़ में आ रहा है उसको ऐसे जिएँ कि ये मेरे लिए ही बना था, और मैं मतलब इससे हो जाऊँगा खुश। आज को जिए, अभी को जिए। आज को जिएँ, अभी को जिएँ। देखिए मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारे लोगों ने भी आपसे बहुत सारे सवाल किए। जी। ऐसा कोई सवाल बताओ जो एक्सपीरियंस से करना चाहिए, पर कोई कर नहीं पाता, कोई कर नहीं रहा है। तो कोई ऐसा सवाल है जिसका आप खुद जवाब देना चाहो, जो लोगों तक वो पहुँचना चाहे? इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने देखा मुझसे भी और बहुत से लोगों से ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि आपने प्रिपरेशन के दौरान क्या सीखा? ये सब क्वेश्चन पूछता है। पर कोई ये नहीं पूछता कि प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपने ऑलरेडी जीवन भर में सीख ली थी, अब आपने उसको अनलर्न कर दिया है। कि अब आप उसको, मतलब आप जो पहले थे अब वो आप नहीं हो, वो चीज़ आपने भूल गए हो आप, अपनी पर्सनैलिटी से डिलीट कर दी है। ये मुझे लगता है बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है। ये मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज़ बताओ? तो इसमें मुझे लगता है, देखिए हम
जैसे बड़े होते हैं तो एक सोशल नरेटिव होता है। आप जैसे माहौल में बड़े हो उससे आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। ये इंसान अच्छा होता है, ये इंसान बुरा होता है, कि इस चीज़ को इस तरीके से देखो, इस चीज़ को इस तरीके से देखो। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है, आप बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ देख रहे होते हैं। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से आपको अलग-अलग चीज़ें समझा रहे हैं। तो उसमें आपका दिमाग का जो हॉराइज़न है वो ब्रॉड हो जाता है। आप काफ़ी चीज़ें एक साथ देख रहे हो। तो उसमें आपकी जो कुछ खराब नोशंस थे कि यार ये इंसान अच्छा है, इस तरीके के लोग अच्छे होते हैं, ये जो दाढ़ी बड़े और बाल बड़े कर लेते हैं वो तो गुंडे होते हैं। है ना? ऐसी बहुत सी चीज़ें हम बचपन में सीख रहे आ रहे होते हैं कि काला कलर खराब होता है, सफ़ेद रंग अच्छा होता है, फेयर एंड लवली के ऐड इसलिए चल रहे थे। बचपन से ये सब चीज़ें हमने सीखी। अब बड़े जैसे होते जाते मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है जानने की कि आपसे अलग भी व्यूज़ हैं और वो सही व्यूज़ हैं, वो तो गलत नहीं है। तो ऑफिसर से पहले इंसान बना दे। ऑफ़िसर से पहले इंसान बना देती है, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे ये भी बात है कि जितने जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? तो उनको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ पाया नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये बात शायद 2022 में आपने मुझे पहले भी कही थी कि कम से कम वो एक अच्छे इंसान को जीना तो आ गया, हुँ, हुँ। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी, पर मैं इसमें मतलब एक अपना मत देना चाहूँगा। देखिए, आप बिल्कुल आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक नौकरी चाहिए, जिससे आपका जीवन चल सके। अगर आप बहुत बड़े घर से हैं, तो शायद ना भी चाहिए हो, बिज़नेस हो, लेकिन उस नौकरी का इंतज़ाम हमेशा पहले से करके रखें। मैं हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ प्लान बी का। मैं कभी मना नहीं करूँगा कि आप प्लान बी रखें। आप सीखें, बहुत अच्छे इंसान बनें, पर अच्छा इंसान दुनिया के लिए वही होता है, जो अच्छा कमा खा रहा हो, ये सच बात है। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। तो आप हमेशा अपने जो जीविका है, उसका पहले से कर लें इंतज़ाम, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको आईएएस बनना है, आपको पीएम बनना है, जो बनना है बनें। अर्पित जी का प्लान बी क्या था? मेरा प्लान बी तो पहले तो मेरी डिग्री बीटेक की, मैं यही सोच के की थी कि कुछ नहीं तो जीवन में यहाँ आके अपने दोस्त इतने सारे कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ रेफरल वगैरह लेके काम सीख के कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। फिर आते-आते होने लगा कि 3 साल हो गए थे अब, कि अब तो आता नहीं है कॉर्पोरेट का कुछ एकदम मतलब स्किल्स पे कॉर्पोरेट चलता है, स्किल्स ऑब्सोलीट हो गए हैं इतने दिनों में, गायब हो गए हैं। तो फिर सोचा अब 2-3 एग्ज़ाम और दिए, तो अभी आपको मैंने जैसे बताया भी था, आईबी का था, ईसीआईयू का, उसमें जिसका सिलेक्शन हो गया था। हाँ, लेटर जी, भी आया। कल ही जॉइनिंग लेटर आया, उसका पहला जॉइनिंग लेटर, तो बड़ा अच्छा लगा। एक फिर असिस्टेंट कमांडेंट का था सीएपीएफ में, उसका इंटरव्यू अगले महीने है। एक यूपीपीसीएस दिया था, उसका मेंस है अगले से अगले महीने। तो मतलब लाइन से थे कि मतलब पहले ये चीज़ सॉर्ट हो जाए, क्योंकि देखिए अब जो ऐज में मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट आप खुद को तो सँभाल ही लें। बाकी चीज़ें तो सँभल ही जाती है जब इंसान सँभला होता है। जब हम बचपन में एग्ज़ाम देते थे, तो कुछ ना कुछ गाना गुनगुनाते रहते थे। आपके एग्ज़ाम के समय में कौन-सा ऐसा आपके मूड को बिल्कुल सेट बैठता है गाना जो उस वक़्त चल रहा हो जब आपके एग्ज़ाम्स वग़ैरह चल रहे थे प्रिपरेशन वाले? एग्ज़ाम के टाइम मैं एक ऐसे तो कोई गाना नहीं है, लेकिन एक गाना है जो मैं एग्ज़ाम जाने से पहले सुनता था हमेशा, मतलब मैं अब भी सुनता हूँ कुछ ऐसी चीज़। तो वो बाल हनुमान आपने तो शायद देखा हो कभी। बालन हाँ, उसमें एक गाना है कि आसमाँ को छू कर हाँ, देखा, तारों की वो मतलब मैं मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसे हमेशा कोई भी स्ट्रेसफुल अगर मोमेंट होता है, तो उससे पहले हमेशा उसको सुनता हूँ। तो हुँ। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है। आप किस गॉड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं? जी, हनुमान जी। हनुमान जी। जी, हुँ। हमेशा मतलब हनुमान जी ने तो आप ये मान के चलिए जीवन को बहुत सरल कर दिया है। कभी ऐसा था कि पहले इतना नहीं मानते थे आप भक्ति में, जो कोई चेंज आया हो सडन, कोई ऐसा मैजिक हुआ हो लाइफ़ में? जी, भगवान को मैं मानता तो हमेशा से ही था, पर एक टाइम फ़ेज़ था जब मैं बड़ा बीमार रहा, मैं आपको बताया भी है उस बारे में, 7-8 महीने का फ़ेज़ था जिसमें तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी। तो आप जब बेड पे पड़े रहते हो, आप उठ के नहीं जा सकते हो, तो आपके पास बड़ा समय होता है, और जब बड़ा समय होता है और लोग आपके पास नहीं होते हैं, तो एक ही चीज़ बचती है, भगवान। भगवान। तो मुझे लगता है कि उस समय में भगवान के मैं बहुत क्लोज़ आया, तो उस चीज़ ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया पर्सनैलिटी में ओवरऑल। और ऐसा होता है ना कि आप जब खुद पे रिलाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आस-पास वालों पे नहीं कर पा रहे हो, आपके पास तब भी एक सुप्रीम पावर है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो कभी पीछे नहीं हटे। जो कभी पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि उसके पास पावर्स इतनी ज़्यादा है। अब वो चीज़ है, नहीं है, वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन जो वो मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, वो तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना। आई थिंक ये बिलीफ सिस्टम है जी, बिलीफ बस। सिस्टम है, बिल्कुल। हुँ। हमारी ज़िंदगी में ना दोस्ती का बहुत महत्व होता है। जी। कहते हैं जब दोस्त साथ दे तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक दोस्त था या कई दोस्त थे जो ज़िंदगी भर कैसी भी सिचुएशन हो आपके साथ खड़े रहे या खड़ा रहा? दोस्त, जी, बहुत मतलब अब मैं मतलब इतना फॉर्च्यूनेट फ़ील करता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे, उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन।
नॉट जस्ट प्रिपरेशन थ्रू आउट द लाइफ। जैसे एक तो मेरा दोस्त है निखिल परियार, वो मेरा रूममेट भी है अभी। अभी हम साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने साथ ही में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सेम कॉलेज से हैं। तो मतलब वो उस इंसान को मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे थैंक यू बोलूँ, क्या करूँ? कि मतलब 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, ज्योग्राफ़ी का सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ मुझे ज्योग्राफ़ी समझ नहीं आ रही है, तो बैठ के मुझे 2 घंटा ज्योग्राफ़ी पढ़ा रहा है, अपने नोट्स दे रहा है। 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनके नोट्स मैं उसी के पढ़ के आज तक जाता हूँ, जब पेपर देने जाता हूँ, खुद के नोट्स बनाए ही नहीं है। एडवाइसेज़ और मतलब जब भी कोई मुझे दिक्कत लगी तो एक एडवाइस, क्योंकि आप साथ में होते हो तो आप प्रॉब्लम्स भी बेटर समझ पाते हो। तो वो चीज़। तो निखिल है, निखिल परियार, और एक हर्षित है मेरा दोस्त, कॉलेज के टाइम से ही है वो भी, मतलब वो तो कोटा के टाइम से है बल्कि, काफ़ी 8-9 साल हो गए। तो वो ऐसा आदमी है, वो बहुत ही नॉन जजमेंटल है। मतलब आप उसे फ़ोन करो, आप उसे 45 मिनट अपनी बात सुनाओ, वो आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा और आपको एक बहुत ही सिंपल सा आंसर देगा कोई, और बस। तो मतलब ये 2 दोस्त मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अर्पित भाई, बदलाव क्या है पहले वाले अर्पित जी में और जो अर्पित जी यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 421 लेकर आए, तो आपने लोगों को कैसे बदलते देखा? मतलब अपने प्रति क्या बदलाव देखा आपने अपनी ज़िंदगी में? जी, जितना अभी तक 28-29 दिन गुज़रे हैं, उसमें तो मुझे एक ही बदलाव दिखाई देता है, लोगों के परसेप्शन का। लोगों को पहले नहीं लगता था कि कुछ हूँ, जो नहीं जानते थे। जो जानते थे उन्हें हमेशा से लगता था कि हो जाएगा, मुझे खुद को नहीं लगता था। नहीं, हमें तो लगता था अभी अब ये बटरीक लगी या लगी, पर हमें लगता था। वही। इनफैक्ट आपके घरवालों को भी लगता था, पर वही मम्मी-पापा का कहने का तरीका अलग होता है। जी, तो हुँ। उन्हें मुझे नहीं लगता था इतना ज़्यादा, उन्हें सबको लगता था। पर अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं थे उस वक़्त, पर अभी हैं। मतलब वो भी देखिए ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं, बहुत मतलब उन्हें अभी पता चला, अभी जान रहे, तो अपनी पूरी वेल विशेज़ के साथ मिलने आते हैं। तो अब ये है, उन तो थोड़ा-सा एक बेटर बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मतलब हम बात करते हैं नॉर्मली, चलिए तो अभी पॉडकास्ट है, हम नॉर्मली जैसे बात करते हैं, वैसे नहीं, थोड़ा तमीज़ से बात करना या थोड़ा सबको सम्मान देना, सामाजिक समस्याओं पे या समाज के लोगों के बारे में जानना, तो वो सब वो एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे उसके बारे में थोड़ा अभी कम पता है। मुझे मतलब कोई वो नहीं है इसमें कि मैं मानूँ, मुझे मतलब क्योंकि मैं रहा नहीं हूँ उतना घर के हाँ। पास-पास, तो मैं लोगों को उतना जानता नहीं हूँ। तो अभी मैं हूँ, तो अभी मैं जा के कोशिश कर रहा हूँ खूब ज़्यादा, मतलब जिनसे भी मिलूँ, उनसे जानूँ कि आस-पास की समस्याएँ क्या है, वही सब। हमारे शो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी ऑडियंस को, जो कि किसी भी एज कैटेगरी की हो, और उन बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जो आपके साथ थे, सभी जो भी इसको इंटरव्यू को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने जज़्बात शेयर करना आप इसमें पूरे, जो आपके पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस हो, बचपन से लेकर अब तक, जो आप चाहते हैं कि देखिए ये अर्पित जी ने सीखा है और ये अब आप इससे सीखकर अगर लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। देखिए बड़ा लंबा टाइम फ्रेम दे दिया है आपने तो बचपन से लेके अब तक का, पर हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। पर मैंने हाल ही में एक डायलॉग सुना था एक्चुअली, तो उससे मुझे बड़ा रेजोनेट किया था मैंने। शायद चंदू चैंपियन मूवी है, उसका है कि जीवन में ना जीत अक्सर उनकी हो जाया करती है जो हार मानना टालते जाते हैं। ये मतलब जीवन का सार है कि अगर आप हारों को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आप एक दिन जीत ही जाएँगे। सबका हार का एक कोटा होता है, ज़ाकिर खान ने शायद ये बोला था कि सबका हार का एक कोटा होता है, आप उसको जितनी जल्दी एग्ज़ॉस्ट कर देंगे, तो मान लीजिए आपकी 90 हार है, तो आप 90 हार जितनी जल्दी अपनी जितनी कम उम्र में एग्ज़ॉस्ट कर देंगे, उसके बाद तो आपको जीतना ही है। तो अगर आप जीत भी नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी-जल्दी हारें। आप अपनी हार का कोटा खत्म कर लें और इम्प्रूवमेंट के उस पे, जिससे आपके जीत का जो पार्ट है वो जल्दी शुरू हो जाए। जैसे मेरा एक ऐज के बाद शुरू हो रहा है। हो सकता है आप इसे मैं इसे और बेटर कर पाता तो मैं शायद 23-24 में ये चीज़ कर लेता। हुँ। तो वो वाली चीज़ है। जी। कवि अर्पित जी से हम कुछ सुन सकते हैं? कोई ऐसी जिसने एक कविताएँ क्या होती है हमारी ज़िंदगी में ना बहुत महत्व होता है कविताओं का। कविता हमें जीना सिखाती है, रोना सिखाती है, हँसना सिखाती है, खुश रहना सिखाती है। ये कोई ऐसी कविता जो आपके बहुत करीब हो, जो मतलब बहुत ही करीब आप चाहते हो कि अगर समझ में आए तो समझो ये बहुत अच्छी कविता है। बड़ी सारी हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले भी पूरी सुना चुका हूँ, शुभम श्याम जी की है। उसको सुनिएगा आप, गिर जाना मेरा अंत नहीं, वो आप सुनिएगा। बाकी इसके अलावा एक हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी अच्छी कविता है, आज मैं सुबह भी पढ़ रहा था उसको, तो मुझे लगा कि वो प्रिपरेशन फ़ेज़ में मैंने सेव करके रखी हुई थी। मुझे लगा आज पढ़ के कि अरे बड़ी अच्छी कविता है। उसमें वो है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफ़ान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। क्या बात है! तो मतलब ये बड़ा है, मतलब आपको जीवन का सार बताती है कि आउटकम्स के बारे में एक टाइम के बाद आपको सोचना बंद करना पड़ेगा। जब आप आके खड़े हो गए हैं, अब बैटलफ़ील्ड है, यू हैव टू गिव योर 100% एंड इफ इट वर्क्स आउट, वेरी गुड, इफ इट डज़न्ट, इट डज़न्ट। हुँ।
देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपसे ना बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, जी। पर शायद मुझे ये मेरा ड्रॉबैक है और मतलब मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या सवाल करूँ? जानना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेरे थ्रू आप वो सब जान जाओ जो आप जानना चाहते हो। लेकिन मेरे तो सवाल खत्म हो गए हैं। हुँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर एक पॉडकास्ट हो और आपको उन सवालों के आंसर्स मिले जो आप जानना चाहते हैं। ये कुछ सवाल थे जो मुझे लगा कि आप तक इनके आंसर्स पहुँचने चाहिए और ये सिर्फ़ एक पॉडकास्ट नहीं है, आप सर्च करेंगे अर्पित कुमार, है ना? तो आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिल जाएँगे। तो सब में अलग-अलग बातें हो तो और ज़्यादा अच्छा है। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये फ़ॉर्मल वे में मैं कह रहा हूँ, वैसे पर्सनली मैं बहुत जानता हूँ। आपसे एज़ एन फॉर्मल वे बता रहा हूँ जी। कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ अभी वो अर्पित जी है यूपीएससी रैंक होल्डर 421 तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता है आप बहुत कमाल करोगे, बेमिसाल करोगे और जो अब आपकी पहली किताब आएगी, जो आप वो बुक लिखोगे, जी। तो वो सबसे पहले मेरे पास आनी वो चाहिए। हमारी डील है कल। वो हमारी जी। डील है पहले। तो चलिए जी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ ये बताइए? बहुत अच्छा लगा आकाश भैया। हमारी तो हमेशा से बात हुई थी। मैंने कहा था आपसे जब हुँ। कि कभी अगर हो जाएगा और पहला पॉडकास्ट आपको दूँगा, तो वो तो नहीं हो पाया क्योंकि आप बिज़ी थे। हाँ। तो अभी फाइनली हो रहा है तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा हाँ, नहीं मैंने एक्चुअली कि मैं चाहता तो पहला पॉडकास्ट कर सकता था कि मैं बिज़ी नहीं था, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। है। हुँ। पर मैं चाहता था कि मैं टीम में ना उस तरफ रहूँ, हाँ, हाँ। सामने ना रहूँ। तो हाँ। मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे फैमिली की तरह भई अगर मेरा भाई सेलेक्ट हुआ है तो मुझे इधर रहना चाहिए, जी। ना कि ये मैं पॉडकास्ट करूँ। जी। तो अभी वो सब चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो बाकी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ला आप ऐसे ही खुश रहो, लाजवाब रहो, ज़बरदस्त रहो। जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये याद रखना बस। थैंक यू सो मच। जी।